वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे उनके इलाज भी हैं, बहुत सारे उनके मैनेजमेंट भी हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज हैं, बहुत सारे एलोपैथिक भी इलाज हैं, बहुत सारे घरेलू इलाज भी हैं। बट उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको सही समय पे सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार बहुत सारी बीमारियां रैंडमली या फिर कॉमन या फिर जैसे कि वायरल फीवर हो गया एंड ऑल बहुत सारी जो घरेलू चीज़ें होती हैं, और जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इन सब चीज़ें जो नॉर्मल सी कॉमन सी बीमारियां या साइन सिम्टम होते हैं तो उनका तो इलाज हम आसानी से कर लेते हैं। बट कभी कभी कुछ बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही पनप रही होती हैं, जैसे कि हार्मोनल डिजीज़ या फिर किसी ऑर्गन की डिजीज़ होगी या फिर किसी भी तरीके के फ्लूइड इम्बैलेंस की या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अंदर ही अंदर हो रही होती हैं। वो स्टार्टिंग फेज में जब भी वो एक्यूट होती हैं या फिर बहुत ही इनिशियल फेज में होती हैं तो हमें पता नहीं चलता। कुछ उसके साइन एंड सिम्टम हमारे शरीर में आ रहे होते हैं, बट हम डेली रोज़मर्रा में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसको हम समझ नहीं पाते और उसको हम टेक इट ईजी लेकर के सिम्टोमेटिक दवा खा करके उसको मैनेज कर लेते हैं और आगे चल करके वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक उसी तरह से इन सब बीमारियों में एक बीमारी है थायराइड की बीमारी, जो कि हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। महिलाओं में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। पुरुषों की तुलना में 70% आप कह सकते हैं कि महिलाओं में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ठीक दोस्तों, आज भी हम उसी तरह की एक बीमारी के बारे में, जो कि थायराइड की बीमारी है, उसके बारे में जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश कुमार राय और आज हम बात करेंगे थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो उसका वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो के लास्ट में जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा, वो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद से फिर इस वीडियो को देखिएगा। दोनों को वीडियो को एक साथ पूरा अच्छे से देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कि थायराइड में हम आपको एक रिकैप पे लेके जाते हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो वो एक बार शॉर्टकट में जान लीजिए कि थायराइड में दो तरह की बीमारी होती है, खास तौर पे उसके हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से। वैसे तो बीमारियां बहुत होती हैं, थायराइड का कैंसर भी हो सकता है, थायराइड का ट्यूमर भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड का एजेंसिस भी हो सकती है, थायराइड ग्लैंड की और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके आसपास जो भी शरीर के अंदर स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर जो अगर चेंजेज होंगे तो उनकी वजह से भी थायराइड में चीज़ें होती हैं। बट बहरहाल हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम थायराइड के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं, जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, उसके चेंजेज होने की वजह से, यानी कि उसके नॉर्मल वैल्यू से कम होने की वजह से या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से जो हमारे शरीर में चेंजेज होंगे उनकी बात करेंगे। पहला, अगर थायराइड हार्मोन कम निकलते हैं तो वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, जो हम बात कर चुके हैं। और जब थायराइड हार्मोन T3 या T4 यानी कि थायरॉक्सिन और T3 यानी कि ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 यानी कि थायरॉक्सिन, इन दोनों के नॉर्मल रेंज से ज़्यादा सीक्रेट होने पर क्या बीमारी होगी? तो कम की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है और ज़्यादा की वजह से हाइपरथायराइडिज्म होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या। देखिए, इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो हाइपोथायराइडिज्म और एक थायरोटॉक्सिकोसिस। भाई, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस निकल रहे हैं, उनके हार्मोन निकल रहे हैं, तो उससे शरीर के अंदर एक टॉक्सिसिटी जनरेट होती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, बहुत सारे चेंजेज आते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। तो वो कंडीशन टॉक्सिसिटी कहलाती है। तो यहाँ दो टर्म जनरेट होते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? हाइपरथायराइडिज्म में जरूरी नहीं है कि आपके अंदर क्लिनिकल चेंजेज आए, हमारे अंदर साइन एंड सिम्टम डेवलप हों। केवल ब्लड रिपोर्ट में थायराइड हार्मोन के बढ़ जाने को ही हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अगर क्लिनिकल चेंजेस भी हैं, हमारे शरीर के अंदर बदलाव भी हैं, साइन एंड सिम्टम भी आ रहे हैं, तो उसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। और अगर ये चीज़ें क्रॉनिक बनी रहे और बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट मात्रा में बढ़ जाती हैं, तो इसको हम थायराइड स्टॉर्म भी बोलते हैं, जो कि एक एक्यूट कंडीशन होता है, मे भी कभी कभी इसमें लीथल कंडीशन भी होती है। बहरहाल हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे इस बात से एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जो थायरोटॉक्सिकोसिस है वो थायरोटॉक्सिकोसिस इज इक्वल टू क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म प्लस हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि T3 T4 की बढ़ी हुई वैल्यू। तो अब हम बात करते हैं इनका काज क्या है। तो अभी बात करते हैं काज के बारे में।
दोस्तों सबसे कॉमन काज जो है यानी कि 95%, यानी कि अगर 100% थायराइड डिजीज हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका 95% काज 3 मोस्ट प्रोबेबल बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोस्टली होता है, जिसमें पहला है ग्रेव डिजीज, दूसरा है मल्टी नोडुलर ग्वाइटर और तीसरा है सॉलिटरी नोडुलर ग्वाइटर। यानी कि जो ग्रेव डिजीज है वो ऑटोइम्यून डिजीज है, दूसरा मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। अगर हम एग्जामिन करते हैं अपने थायराइड को, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे नेक के मिड लाइन में वो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, तो उस ग्लैंड के अंदर अगर हम टच करके देखेंगे, उसको फील करेंगे, तो उसमें एक सिंगल सा नोड्यूल होगा या फिर बहुत सारे डिफ्यूज नोड्यूल होंगे। तो अगर सिंगल नोड्यूल होगा तो उसे हम सॉलिटरी नोडुलर ग्वाइटर बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे डिफ्यूज नोड्यूल्स होंगे तो उनको हम मल्टी नोडुलर ग्वाइटर बोलते हैं। और जो रेयर काज हैं, रेयर काज में बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, जैसे थायराइडाइटिस हो गया, जैसे क्योंकि ये वायरल हो सकता है, या ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस फैसिलिटिया हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को हाइपोथायराइडिज्म है और उसको बार बार जो है कोई थायराइड हार्मोन दे रहा है, थायरॉक्सिन दिया जा रहा है, तो एक ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद भी अगर उसका प्रॉपर हम फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से भी T3 T4 की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर उसके अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस डेवलप हो जाता है। एक्सोजिनस आयोडीन का कंजप्शन को भी कह सकते हैं, यानी कि कोई अगर किसी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है और उसको ये किसी ने बता दिया कि हमको आयोडीन खाना है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आयोडीन का कंजम्पशन करने लगता है, या फिर किसी भी तरह का कोई थायराइड की बीमारी है और उसको आयोडीन का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह का, तो उस वजह से भी थायराइडाइटिस हो जाती है और हमारे अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस के लक्षण आने लगते हैं। कुछ ड्रग होते हैं जैसे एमिलियोडेरोन्स हैं और भी कुछ हैं जो थायराइड के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, तो उस कंडीशन में भी थायराइड के हाइपरथायराइडिज्म के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म में, जो कि हाइपरथायराइडिज्म कहिए या थायरोटॉक्सिकोसिस कहिए, यानी कि हमको जब क्लिनिकल फीचर आएंगे तो वो थायरोटॉक्सिकोसिस में ही आ जाएंगे। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में जो क्लिनिकल फीचर होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट में, यानी कि CNS में, CVS में, आँख में, त्वचा में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इनको पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। तो आइए बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल फीचर में हम सबसे पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो स्किन होता है वह काफ़ी मॉइस्ट हो जाता है और वार्म हो जाता है। हमारे शरीर के स्किन के अंदर पसीने ज़्यादा निकलते हैं और हमें जो है बहुत ही गर्म जैसा फील होता है। ये क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली जो सुपरफिशियल जो वेसल्स होते हैं, उन वेसल्स के वेसोडाइलेशन, यानी कि उसमें डायलेट होने की वजह से, वेसोडाइलेशन होने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये हमारे स्किन को वार्म कर देते हैं और मॉइस्ट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे स्किन में होता है, ठीक उसी तरह हमारे पाम एंड सोल में भी होता है। उनमें भी काफ़ी मॉइस्ट सा फील होता है। ये इसमें हाथ और पैर के जो है सोल में जो है काफ़ी मॉइस्टी फील होता है और काफ़ी वार्म होता है। ये मॉइस्ट होने के साथ साथ और वार्म होने के साथ साथ इसमें एक पिंक कलरेशन भी डेवलप हो जाता है, जो कि जिसको हाइपरीमिया बोलते हैं, यानी कि जो वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड फ्लो फास्ट होने की वजह से एक एरिथमिया डेवलप होता है और हमारे हाथों का कलर पिंकिश हो जाता है। याद रखिए, जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म था उसमें हमारे स्किन का कलर येलोइश हो जाता था ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैरोटीन, क्योंकि कैरोटीन का कलर येलो होता है, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में येलोइश हो जाता था, बट हाइपरथायराइडिज्म में ये पिंकिश हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आगे हम नेल की बात करते हैं। जो नेल बेड होता है, नेल्स होते हैं, ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे, आप फोटो में देख रहे होंगे, जो हमारे नेल हैं, जो नॉर्मल उसका जो पोजीशन है, उस पोजीशन से पीछे की तरफ हो जाता है और आगे के जो नेल होते हैं वो ब्रिटिल हो जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं और धीरे धीरे ये नेल बेड ही पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये रहे हमारे नेल की बात। अब अगर बात हम हेयर की करते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो हेयर्स जो है कोर्स होते हैं और
हमारे शरीर के अंदर से ये हेयर्स का लॉस ज़्यादा होने लगता है, जिसको एक टर्म देते हैं एलोपेसिया। इसमें स्कैल्प के हेयर भी गिरने लगते हैं और साथ साथ में हमको एक और चेंजेस स्किन में देखने को मिलते हैं जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी होता है। तो ये एक कार्डिनल फीचर है, या फिर हम इसको एक साइन समझेंगे कि अगर शरीर में हमारे विटिलिगो हो रहा है, हमारे स्किन में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो ये भी दर्शा सकता है कि हमारे अंदर ऑटो इम्यून इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं आई की, यानी कि हमारे आँख में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में नॉर्मली जो हमारे आँख में चेंज होते हैं उसको एक टर्म देते हैं एक्सऑप्थेल्मोस, यानी कि बाहर की तरफ, ऑफ का मतलब आँख और थैलमोस का मतलब निकल जाना, यानी कि हमारे आँख की जो आई बॉल है उसको आप बाहर निकल जाना, ये भी एक डिजीज होती है। नॉर्मली इंसान जो देखता है वो एक लगता है कि उसका आँख का जो आई बॉल है नॉर्मल है, बट इस तरह की डिजीज में पेशेंट में चूँकि ये आँख का जो ऊपरी लिड है, अपर लिड है, उसका रिट्रैक्शन हो जाता है पीछे की तरफ और आई बॉल ऐसा फील होता है कि जैसे वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं एक्सऑप्थेल्मस का इमेज। तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि आँख ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ निकला हो और जो अपर आईलिड है पीछे की तरफ खींचा हुआ हो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसमें अपर आईलिड रिट्रैक्ट हो जाता है और कभी कभी जब सीवियर केस होते हैं इसमें चीज़ें केस और बढ़ जाते हैं, ये अनरेगुलेटेड होते हैं, ये अनमैनेज होते हैं, तो इसमें कभी कभी प्रोप्टोसिस भी हो जाती है, आईलिड डाउन ही नहीं होता, जिसको हम एक लिड लैग भी बोलते हैं कि जो नॉर्मली हम आँख बंद करते हैं तो वो ऊपर का जो लिड है एक नॉर्मल तरीके से जाके बंद नहीं होता और वो पीछे की तरफ खींचा रहता है और हमारे जो आई बॉल हैं वो दिखते रहते हैं, तो उसको हम लिड लैग बोलते हैं, यानी कि अपर आईलिड जो है लैग कर जाता है नॉर्मल तरीके से। दूसरी चीज़, अगर हम स्किन से ही फोरहेड की बात करते हैं तो फोरहेड में जो रिंकल्स हैं, जैसे कि हम ऐसे करते हैं तो इसमें रिंकल्स बनते हैं, वो रिंकल्स भी एब्सेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल बनना बंद हो जाते हैं। जो आँख का जो ब्लिंकिंग फीचर है, यानी कि हम नॉर्मली जो बात करते करते इसमें एक लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से सिक्रेशन निकलता है और ब्लिंकिंग करके पूरे उसको फैलाने लगता है, तो ब्लिंकिंग की फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज कर जाती है, वो ब्लिंक बहुत कम करता है, जिसको ऐसे आँख ड्राई भी होने लगता है। कॉर्निया के अंदर चूँकि अब वो खुला है, बंद हो नहीं पा रहा है, लिड रिट्रैक्शन हो गया है, जो ब्लिंकिंग फीचर है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, आँख ब्लिंक बहुत कम कर रहा है, तो ड्राई आई होने की वजह से कभी कभी आँखों के अंदर, आँखों के जो कॉर्निया है उसके अंदर अल्सर हो जाता है, यानी कि कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाता है। और भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो और वो इफेक्ट हमारे ऑप्टिक नर्व पे चला जाए तो वो ब्लाइंडनेस भी काज कर देता है, तो इतना सीवियर होता है ये। तो अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हमारे हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्ट एंड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। गाइस, अभी हमने बात किया कि वेसोडाइलेशन होती है, यानी कि सुपरफिशियल वेसल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर वेसोडाइलेशन होता है, तो वेसल्स के अंदर वेसोडाइलेशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से हीट इंटॉलरेंस डेवलप होता है और हार्ट में पैल्पिटेशन फील होता है। इंसान को अपनी धड़कन खुद महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट का एक एक बीट हमें फील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, बिना हाथ रखे। वैसे नॉर्मली तो हम अपना हाथ रखेंगे तो हमें अपने हार्ट की धड़कन महसूस होती है, बट एब नॉर्मली अगर हम ऐसे अगर देखें तो भी हमारा जो है हार्ट की धड़कन महसूस होती है और वो फील होता है कि हमारे हार्ट की धड़कन हमें महसूस हो रही है, तो इसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होती है, उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हमारा पल्स रेट नॉर्मल होता है, बट हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे हार्ट का पल्स रेट भी बढ़ जाता है, यानी कि वो मोर देन 90 हो जाता है। वैसे तो 72 को नॉर्मल बोलते हैं, 60 to 90 हम इसको नॉर्मल बोलते हैं कि नॉर्मल है, बट मोर देन 90 हो जाता है, 100, 100, 120 इस तरीके से पल्स रेट बढ़ जाता है और वो फिर हमारे अंदर टैकिकार्डिया डेवलप करता है। अब चूंकि पल्स रेट बढ़ने की वजह से, पैल्पिटेशन होने की वजह से ऑब्वियसली हमारे ब्लड प्रेशर पे कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर का खास तौर पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि हार्ट की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल वेसल्स की वजह से होता है। तो पेरिफेरल वेसल्स पे तो नॉर्मली वेसोडाइलेशन है तो बीपी का तो डाउन होना होता है, वेसोडाइलेशन में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है तब बीपी बढ़ता है। तो इसलिए जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उस पर फर्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर के बारे में जानना हो तो हमारे पुराने भी वीडियो हैं, उनका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर जो है आई बटन पे भी लिंक है, वो सब आप देखिए।
और उसको भी सीखिए। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, आइसोलेटेड हाइपरटेंशन क्या होता है, और कंबाइंड हाइपरटेंशन क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होती है, सिस्टोलिक क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सिस्टोलिक के बारे में। तो इसमें यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, और हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 होगा, 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, वो 80 to 90 के आसपास ही रहता है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस के बारे में, जो यानी कि जो हम खाना खाते हैं, फिर वो पेट में जाता है, फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। इनके वजह से हमारे अंदर एनर्जी डेवलप होती है, और एनर्जी डेवलप होने की वजह से हमारे शरीर के बाकी क्रियाएँ होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिम्टम्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो वेट लॉस का है। गाइज आपको ध्यान होगा, हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता था, लोगों के अंदर मोटापा जनरेट होता था, बट इसमें वेट लॉस होता है। क्योंकि इसमें ओवर ईटिंग ज़्यादा होती है, ओवर ईटिंग ज़्यादा होती है, यानी कि इंसान को भूख ज़्यादा लगती है, एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, लोग इसमें खाना भी ज़्यादा खाते हैं, बट फिर भी वेट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इस बीमारी में बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। उस वजह से हमारे शरीर का अंदर हम जितना भी खाते हैं उससे ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा तौर पे बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक होने की वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है और हमारे शरीर का वेट लॉस होने लगता है। इसके अपोजिट हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता था और उसमें भूख कम लगती थी। जीआईटी सिम्टम की बात करें, जीआईटी सिम्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा आहार नाल है, मुंह से लेकर के गुदा तक के बीच में जो ये ओसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर एम्प्टीनेस ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो है इसका इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें डायरिया के सिम्टम ज़्यादा पाए जाते हैं रादर देन कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में वहाँ कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा था, लोग कॉन्स्टिपेट ज़्यादा करते थे, बट यहाँ पे डायरिया ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंट डिफिकेशन होता है, फ्रीक्वेंट लोगों को बाथरूम लगता है, और इस वजह से शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन भी होता है। अब अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारे फेफड़ों की, हमारे सांस नलियों की, तो चूँकि बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट है, जो सांस लेने की जो रेट है पर मिनट, जो लगभग 16 के आसपास होती है, 14 से लेकर 16, 17, 18 तक, वो बढ़ जाती है, मोर देन 18 हो जाता है, 19, 20, 22 ऐसे हो जाता है। बट सांस की गति जो है वो बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें हमारा दम फूलने लगता है, हमें सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके वजह से कभी कभी हमारे जो सांस नलियाँ हैं, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर एक स्पाज्म डेवलप होता है, और स्पाज्म होने की वजह से कभी कभी हमारे अंदर ब्रोंकियल अस्थमा भी डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, यानी कि हमारे अंदर जो ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड होते हुए जो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में प्रवाह करता है, जो डिफरेंट सिग्नल को हमारे शरीर में पहुंचाता है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या सब चीज़ें होती हैं। गाइज हमारे अंदर इसमें नर्वसनेस ज़्यादा होती है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। पिछले वाले में यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में फैटिगेबिलिटी ज़्यादा होती थी, आदमी लिथार्जी ज़्यादा फील करता था, बट इसमें इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इंसान हमेशा हाइपर एक्साइटेड होता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसमें रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते थे। बट यहाँ जो शरीर के रिफ्लेक्स हैं, यानी कि अगर हम कहीं शरीर पे अपने पिन चुभोते हैं तो जो फटाक से रिफ्लेक्स आता है वो इसमें बहुत फास्ट होता है, बट हाइपोथायराइडिज्म में बहुत कम होता था, यानी कि उसमें हाइपो रिफ्लेक्स हो जाता है, इसमें हाइपर रिफ्लेक्स हो जाता है। अगर हम अपने हाथों के पंजों को ऐसे स्ट्रेच कराते हैं, या फिर जो भी स्ट्रेक्टिमी है उसको अगर स्ट्रेच कराते हैं, तो उनके अंदर एक हल्का सा ट्रिमर हमको देखने मिलेगा। ट्रिमर यानी कि हमारे हाथ की उंगलियां ऐसे ऐसे कांपती हैं। कभी कभी हमारे अंदर एक्यूट साइकोसिस डेवलप होती है और हमारे अंदर साइकोजेनिक एक्टिविटीज़ होने लगती है, जैसे कि हमें बहुत डिप्रेशन होने लगता है, या फिर हम ज़्यादा एंजाइटी फील करने लगते हैं, इन सब की चीज़ें होने लगती हैं। दोस्तों अब अगर हम इसमें नॉर्मली मेन एंड वोमेन में बात करें कि ओवरऑल मेन एंड वोमेन में क्या चेंजेस होते हैं, तो वोमेन के अंदर उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म था उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी,
बट यहाँ पे एमनोरोइया होते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है, या ओलिगोमेनोरोइया होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर मेन की बात करते हैं तो मेन में यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेवलप होता है या लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप होता है। लॉस ऑफ लिबिडो वहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में फीमेल के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप होता था, बट हाइपोथायराइडिज्म में मेन के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप होता है। लॉस ऑफ लिबिडो से अगर हम आपको बताएं तो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, वो चीज़ें कम होने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम थायराइड ग्लैंड के इस हाइपोथायराइडिज्म में अगर हम एग्जामिन करें, फिजिकल एग्जामिन करें बाहर से, तो हमारे नेक में यहाँ एक स्वेलिंग पाई जाएगी। वो स्वेलिंग डिफ्यूज भी हो सकता है, डिफ्यूजन नोडुलर ग्वाइटर में, या सॉलिटरी नोड्यूल्स भी हो सकता है, या एक बड़ा सा घेंघा निकल सकता है जिसको लोकल लैंग्वेज में घेंघा बोलते हैं, उसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। वो चीज़ें हमें डेवलप हो सकती हैं। कई बार तो ये चीज़ें कंजेनाइटल भी होती हैं, बच्चों के अंदर से ही डेवलप होता है, जिसमें आयोडीन वगैरह की कमी की वजह से होती है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। बट हाइपोथायराइडिज्म में भी ओवर एक्टिविटी की वजह से इसके जो है सेल्स ओवर ग्रोथ करने लगते हैं। ओवर ग्रोथ करते करते वो नोड्यूल्स बन जाते हैं बड़े से, और इन नोड्यूल्स के ऊपर से जब हम टच करते हैं या स्टेथो लगा करके उसको फील करते हैं, या ऐसे भी हम हाथ रख के फील करते हैं, तो हमें एक ब्रूट फील होता है। ब्रूट फील इन द सेंस उसके अंदर कुछ वेसल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो फास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है या कुछ फील हो रहा है, या फिर कुछ छोटी छोटी पाइप्स हैं जिसके अंदर कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है। उस तरीके के ब्रूट्स हमको डेवलप होते हैं। दोस्तों, ये सब रहे क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में, साइन के बारे में। आपको नो डाउट अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फिर भी अगर आपको किसी तरह के क्लिनिकल सिम्टम्स या साइन सिम्टम के बारे में अगर आपके अंदर है, किसी के आसपास के किसी के अंदर पाते हैं, और इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उसके लिए कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम आगे देखते हैं। और अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ें हो, तो नीचे फटाफट कमेंट करिएगा और हम आपको बताएंगे उसमें कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्लिनिकल सिम्टम्स स्पेशली केवल इसी में पाएँ, इसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ये सारे क्लिनिकल फीचर पाए जाते हैं। बट स्पेशली अगर ये चीज़ें हैं तो इनके अंदर ये चीज़ें पाई ही जाती हैं, कुछ क्रॉनिक केस में, कुछ एक्यूट केस में। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की। ट्रीटमेंट पार्ट में गाइस, सबसे पहले तो जो हमारे अंदर एंजाइटी होती है, जो हमारे अंदर इरिटेबिलिटी होती है, जो हमारे हार्ट के अंदर जो पैल्पिटेशन फील होता है, सबसे पहले तो हमको ये ट्रीट करना होता है। क्योंकि इंसान जब इरिटेबल होगा, पैल्पिटेटेड होगा, तो फिर वो अच्छा फील नहीं करेगा और फिर उसे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स की यूज़ करते हैं, एक प्रोप्रानोल के नाम से आता है, बट वो आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर वेट और गाइडेंस और ये सब चीज़ों का बहुत सारे क्राइटेरिया होती हैं जिसको मेजर किया जाता है। उसके लिए आप अपने फिजिशियन से मिलें, आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको रिकमेंड करेंगे आपके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, तब जाके आपको इसको यूज़ करिएगा। आप उसको किसी भी दवाओं को, जो भी मैं अपने वीडियो में ट्रीटमेंट बताता हूँ, उनके किसी भी दवाओं का यूज़ आप डायरेक्टली नहीं करिएगा। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट मैं बस आपको जानकारी देता हूँ कि अगर दवाएं आप कहीं खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उससे अलर्ट रहिए, उससे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो पैल्पिटेशन को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद से एंटी हाइपोथायराइडिज्म ड्रग चलता है, एंटी थायराइड ड्रग होता है, कुछ कार्बिमाजोल, एनॉल, बहुत सारी नाम हैं, तो उनको यूज़ करते हैं जिससे कि थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन पे कंट्रोल किया जा सके। कुछ सीवियर केसेस में जिसमें नोड्यूल्स बढ़ गए हो, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, तो उसमें हम सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी करके थायराइड नोड्यूल्स निकाल देते हैं जिससे कि हमारे अंदर T3 T4 बढ़ना कम हो जाते हैं। और उस केस में हमको हाइपोथायराइडिज्म वाले जो ट्रीटमेंट है, यानी कि थायराइड ग्लैंड की जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स थे, उनको हमको पूरी लाइफ लेनी पड़ती है, क्योंकि जब नॉर्मल वैल्यू भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि अगर सर्जरी से उसको रिमूव कर दिया जाता है तो हमको फिर थायराइड हार्मोन तो बाहर से ही सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ेगा, और फिर उसको हम डॉक्टर्स के गाइडेंस में, अपने फिजिशियन या अपने कंसल्टेंट के गाइडेंस में उसको यूज़ करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये रहा थायराइड के दो डिजीज के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, जो उसके हार्मोन रिलीज होने की वजह से होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए, आप हमें भेजिए। और भी किसी और डिजीज के बारे में जानना हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में डालिए, हम आपको उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे।
तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले फटाफट पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि फ्यूचर में हम आपको वीडियो डालते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।